हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बीसीए केओडी हिंदी चैनल पर। तो अगर आप हमारा वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल बीसीए केओडी इंग्लिश चैनल पर जाके विजिट करें। वहाँ पर आपको वीडियोस इंग्लिश पे मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का दूसरा टाइप देखा था हमने, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो कि दूसरा टाइप है कंस्ट्रक्टर का। आज हम तीसरा टाइप देखेंगे कंस्ट्रक्टर का, जिसका नाम है ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। तो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम का समझते हैं और उसको आउटपुट पे देखेंगे। तो अब हम इस वीडियो को एंड तक देखना है आपको, ताकि आपको सब कुछ समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का तीसरा टाइप है। मैंने ऑलरेडी दो टाइप एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहले वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दूसरा डिफ़ॉल्ट यानी नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, तीसरा वाला ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब है, सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पर मैंने लिखा हूँ, इन वन क्लास मोर देन वन कंस्ट्रक्टर्स हैड बीन क्रिएटेड देन इट इज कॉल्ड ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। यानी एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने को हम कहते हैं ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है, मैंने यहाँ पर सिंपल तरीके से लिखा हुआ हूँ। यानी एक क्लास के अंदर हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को लिखने को हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। सिंपल सा है। अभी इसके बारे में हम प्रोग्राम भी देखेंगे और उसके बाद हम उसका आउटपुट भी देखेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिख चुका हूँ। तो मैं ये प्रोग्राम मैंने अपने आप से लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सब कुछ। आईओ स्टेम हमें पता ही है किस लिए लिखते हैं हम, इनपुट और आउटपुट के लिए, सी आउट एंड सी इन के लिए। एंड कोनियो किस लिए लिखते हैं, कोनियो डॉट एच, गेट सेट एंड क्लियर स्क्रीन, ये सब कुछ हमें पता ही है। अब प्रोग्राम शुरू करते हैं। क्लास जो कि एक प्रीफिक्स कीवर्ड है, एक सेकेंड, ओके ओके, क्लास एक प्रीफिक्स कीवर्ड है, सैंपल क्लास का नाम है। इसके अंदर हमने 3 इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर चुके हैं, जो कि प्राइवेट सेक्शन के अंदर आता है। हमने यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट ए बी सी जो कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर ही चले जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर ही स्किप कर सकते हैं, नहीं भी लगाए तो भी चलता है। वो भी सिर्फ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि बाकी के एक्सेस स्पेसिफायर है, जैसे कि पब्लिक हो गया, उसे हमें लगाना ही लगाना है। ठीक है, उसके बाद ए बी सी तो हो गया, जो कि इंटीजर डेटा टाइप्स है, मतलब इंटीजर वेरिएबल्स है जिसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। ओके, अब आप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगा देते हैं। उसके बाद कॉलम लगा चुके हैं हम। मैंने यहाँ पर देखिए काफ़ी बार मैंने प्रोग्राम पे लिखा चुका हूँ कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाने के बाद, कॉलम लगाने के बाद जो भी फंक्शंस हैं उनको नीचे लिख देता हूँ। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर उसके पास ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे ही लिखना है, ऐसा नहीं है, आप उसके बाजू भी लिख सकते हैं। अभी ये सैम्पल क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। एक कंस्ट्रक्टर क्यों है, क्लास का नेम और फंक्शन का नाम दोनों सेम है, इसीलिए ये नॉर्मल फंक्शन से स्पेशल मेंबर फंक्शन हो जाता है, और इसीलिए हम इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं, फंक्शन को कंस्ट्रक्टर कहते हैं। यहाँ पर मैंने मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने 3 कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया। ठीक है, इसके अंदर, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास किया है, जिसका एक का नाम है A1। ठीक है, इंटीजर फॉर्म में आता है A1। ठीक है, यहाँ पर मैंने A1 को इनिशियलाइज कर दिया है A के साथ, क्योंकि जब भी हम वॉइड मेन से वैल्यू को पास करेंगे A1 के अंदर, और A के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने दूसरा कंस्ट्रक्टर लिया है, उसका भी नहीं, कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम ही होता है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, सैम्पल, इसके अंदर हमने 2 आर्गुमेंट्स को पास किया है। पहले का नाम है x1, दूसरे को नाम है y1, और दोनों आर्गुमेंट्स के पीछे हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, जिसका नाम है इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर हमने इंटीजर वेरिएबल्स जो कि डेटा मेंबर से, उसका भी टाइप हमने लिया है इंटीजर, इसीलिए हम यहाँ पर आर्गुमेंट्स के टाइप भी इंटीजर ही लेते हैं, और दोनों आर्गुमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। समझ आई बात। और x1 एंड y1 को इनिशियलाइज कर चुके हैं a एंड b को। जब भी हम वैल्यू को x1 एंड y1 वॉइड मेन से देंगे, तो वो x1 को वैल्यू a में चला जाएगा और y1 की वैल्यू b में चला जाएगा, क्योंकि हम x1 एंड y1 को a के और b को इनिशियलाइज कर चुके हैं। अब तीसरा कंस्ट्रक्टर देखते हैं। इसके अंदर हमने यहाँ 3
तीन आर्ग्यूमेंट्स को पास कर चुके हैं। पहले वाले यहाँ पर तीन आर्ग्यूमेंट्स पास कर चुके हैं, P1, Q1 एंड R1। तीनों को रिटर्न टाइप है, तीनों को आर्ग्यूमेंट रिटर्न टाइप है इंटीजर, और तीनों को सेपरेट किए हैं हमने एक के बाद दूसरे के बाद कॉमा ऑपरेटर से। समझ आई बात? और तीनों को A, B, C से इनिशियलाइज कर चुके हैं। P1 को A से इनिशियलाइज कर चुके हैं, और Q1 को B से इनिशियलाइज कर चुके हैं, और R1 को C से इनिशियलाइज कर चुके हैं। जब भी हम वैल्यू P1, Q1 और 1 पे देंगे तो वो वैल्यू A, B, C के अंदर चला जाएगा। समझ आई बात? पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, और तीसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर तीन आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। ठीक है, अब आते हैं तीन और फंक्शंस को लिया है हमने। ओके, पहले फंक्शन ये प्रिंट करने के लिए है। ठीक है, पहले फंक्शन का नाम है void show। फंक्शन का नाम है शो और उसका रिटर्न टाइप है void। ये नॉर्मल फंक्शन है, एक कंस्ट्रक्टर नहीं है, क्योंकि क्लास का नेम और फंक्शन का नेम दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ये बेसिकली शो काउंट और शो कट, मैंने तीन फंक्शंस लिए हैं, और ये बेसिकली रिटर्न प्रिंट करने के लिए, ये जो भी वैल्यूज आए हैं ना, ये जो भी वैल्यूज P1, Q1, R1 जो भी वैल्यूज हम एंटर करेंगे और A, B, C के अंदर जो कि स्टोर होगा उसी को हम प्रिंट करेंगे इन शो काउंट और शो कट से। ठीक है, पहले हम सी आउट A is, हमने यहाँ पर सिंपल सा स्टेटमेंट लिखे है हमने यहाँ पर A is। ठीक है, आप देख सकते हैं A is, और रिटर्न प्रिंट क्या होगा A क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, जब भी हम A1 वैल्यू को पास करेंगे वो A के अंदर जाके स्टोर होगा, राइट। और इससे हम क्या करेंगे, इस शो को कॉल करेंगे उस ऑब्जेक्ट से, तो क्या होगा A प्रिंट होगा। जो भी हम A के अंदर जाके स्टोर होगा ना वो प्रिंट होगा। और शो काउंट में क्या होगा, हमने यहाँ पर स्लैशन दो बार लगाया ताकि आउटपुट में आंसर गैप हो। ठीक है, स्लैशन A is, एक स्टेटमेंट है A is, यहाँ पर प्रिंट क्या कर रहे हैं हम A, स्लैशन B is B। यहाँ पर ध्यान देने की बात है A और शो के अंदर जो कि ये देखिए, शो फंक्शन के अंदर जो A है और शो अकाउंट के अंदर A है, ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यूज़ भी इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर देखिए A1 के अंदर जो वैल्यूज़ हम डिफरेंट दे रहे हैं और X1 के वैल्यू अंदर दो वैल्यू के डिफरेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी A1 A से इनिशियलाइज हो रहा है और यहाँ पर भी X1 A से ही इनिशियलाइज हो रहा है। तो A1 के अंदर वैल्यू दूसरे देने से इस पहले कंस्ट्रक्टर में वैल्यू दूसरा आ जाएगा, और X1 के वैल्यू दूसरा कंस्ट्रक्टर में X1 वैल्यू दूसरा देंगे तो इस वाले A में दूसरा वैल्यू आ जाएगा। ये सब कुछ हम वॉइड मेन में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और शो काउंट में दो फंक्शंस तो मैंने अच्छे से समझा दिया, और तीसरा फंक्शंस में A, B, C आ जाएगा। हमने तीनों को प्रिंट कर दिया है। सिंपल स्लैशन थोड़ा सा गैप रहे A आने के बाद, A, B प्रिंट होने के बाद थोड़ा सा गैप रहे, इसलिए मैंने डबल स्लैशन लगाया। इसलिए बाद A, B, C क्या प्रिंट हो गया यहाँ पर A, B, C, ये देखिए A, B, C A प्रिंट होंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हम वैल्यू इस कंस्ट्रक्टर में वैल्यू डिफरेंट देंगे, हम इस कंस्ट्रक्टर में वैल्यू डिफरेंट देंगे, हम इस कंस्ट्रक्टर में वैल्यू डिफरेंट देंगे। यहाँ पर जो A B है यहाँ पर भी A B है, और यहाँ पर जो A है यहाँ पर भी A है, तो तीनों वैल्यू सेम हरगिज़ नहीं आएंगी, हम वैल्यू डिफरेंट देंगे। वो कैसे देंगे, यहाँ पर देंगे। ओके, फंक्शंस तो हमने सब कुछ समझ चुके हैं, जो कि शो कट है और शो काउंट है और शो है। ठीक है, हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, वॉइड मेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, और क्लियर स्क्रीन हमें पता ही है किस लिए यूज़ करते हैं, और प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमने सैम्पल जो कि क्लास का नेम है, और ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा पहला ऑब्जेक्ट आई है। हमें पता है कंस्ट्रक्टर जब भी हम क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद फिर से आई डॉट सैम्पल ऐसे नहीं लिखते। ये मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। सैम्पल आई लिखने के बाद ही हम वैल्यूज़ को पास कर देंगे, जो यहाँ पर एक वैल्यू को पास कर रहे हैं, राइट, आई ऑफ 1, जो कि सैम्पल एक क्लास नेम है और आई एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक ही वैल्यू को पास करें। और नीचे देखिए सैम्पल जे
10, यहाँ पर दो वैल्यूज को पास कर रहे हैं। और तीसरे देखिए सैंपल के आई जे के तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं 100, 200, 300। ठीक है, आई जे के तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर एक वैल्यू पास कर रहे हैं, दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर दो वैल्यू पास कर रहे हैं, तीसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर तीन वैल्यू पास कर रहे हैं। समझ आई बात? अब सवाल, अब ऊपर देखते हैं। ओके, अब हमारे ऊपर आपको एक सवाल उठ रहा होगा, ये जो कि सैंपल आई है, जो कि आई का ये पहले का कंस्ट्रक्टर पे ही क्यों जाएगा, यानी ये वन जो है वैल्यू ये वन है ना, ये पहले कंस्ट्रक्टर को ही क्यों जाएगा, दूसरे कंस्ट्रक्टर को क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सैंपल तो सेम है सारे कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, तो ये पहले कंस्ट्रक्टर को ही क्यों जाएगा, दूसरे को क्यों नहीं, तीसरे को क्यों नहीं? ये भी सवाल उठना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आपको जवाब दे देता। यहाँ पर हमने कितने वैल्यूज को पास किए हैं? सिर्फ एक ही। ठीक है, अब हम ये देखिए, ये पहला कंस्ट्रक्टर, तीसरा कंस्ट्रक्टर, तीसरा पहला कंस्ट्रक्टर, दूसरा कंस्ट्रक्टर, तीसरा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इस वाले में सेक्शन में कितने वैल्यूज ले सकते हैं हम? P1 एक वैल्यू, Q1 दो वैल्यू और R1 तीन वैल्यू ले सकते हैं। इस वाले कितने में? एक वैल्यू, दो वैल्यू ये कंस्ट्रक्टर इनपुट लेगा। ठीक है, और ये सैंपल कंस्ट्रक्टर कितने वैल्यू को इनपुट लेगा? सिर्फ एक। ठीक है, आप जो भी सैंपल कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी पैरांथेसिस के अंदर जो भी एक वैल्यू पास करेंगे वो ए वाले देगा, जो कि ए वैल्यू ए कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट करेगा। जो कि ए वन के अंदर क्या वैल्यू एक ही वैल्यू होगा। तो हमने क्या वैल्यू पास किया है? यहाँ पर वन वैल्यू पास किए हैं। ठीक है, तो वन A1 में चला जाएगा और A1 से ए के अंदर जाके स्टोर होगा। ठीक है, हमने उसके बाद क्या किया? आई डॉट शो, यानी एक ऑब्जेक्ट का नाम है आई और आई डॉट शो, उसे हम शो को कॉल करेंगे। कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट का नाम है आई और ऑपरेटर का नाम है डॉट। ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू शो फंक्शन को एक्सेस करेंगे। शो फंक्शन क्या है? शो फंक्शन को यहाँ देखें, शो फंक्शन है। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहे हैं? ए। ठीक है, हमारा क्या वैल्यू आया है? यहाँ पर एक वैल्यू पास कर रहे हैं जो कि इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगा, A1 के अंदर जाएगा और उसके बाद ए के अंदर आएगा। उसके बाद ए को हम प्रिंट कर रहे हैं, आई डॉट शो को इस एक्सेस करें तो ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम दूसरे को देखते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया है? सैंपल जे ऑफ 10, 20, यानी सैंपल क्लास का नेम है और जे ऑब्जेक्ट है और पैरांथेसिस के अंदर हमने दो वैल्यूज को पास कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, 10 और 20 को पास कर रहे हैं। तो जाहिर है हमें पता है इस वाले कंस्ट्रक्टर में ही दूसरे कंस्ट्रक्टर में ही ये 10 और 20 वैल्यूज जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? दो वैल्यूज है, यहाँ पर तीन वैल्यूज इनपुट करना होगा, P1, Q1, R1 तीन वैल्यूज इनपुट करना होगा। यहाँ पर एक ही वैल्यूज इनपुट करना होगा, तो यहाँ पर भी नहीं जाएगा, यहाँ पर भी नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा। क्यों? X1 और Y1 दो वैल्यूज को इनपुट करना है हमें, और ये 10, 20 X1 और Y1 के अंदर चला जाएगा। और X1 से हम ए इक्वल टू X1 हम इनिशियलाइज कर चुके हैं, तो X1 से ए के अंदर वैल्यू चला जाएगा और Y1 से B के अंदर वैल्यू चला जाएगा। ठीक है, और हमने बाद में क्या किया है? हमने जे डॉट शो काउंट, यहाँ पर क्या किया है हमने? ऑब्जेक्ट का नाम है जे और ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर से हमने शो काउंट को एक्सेस कर चुके हैं, इस फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। तो ए में के अंदर जाके क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट होगा। बी के अंदर जाके क्या प्रिंट होगा? 20 प्रिंट होगा। यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, लेकिन यहाँ पर 1 प्रिंट होगा और यहाँ पर 10 प्रिंट होगा। आई बात समझ में? डिफरेंस क्या है? समझ आए बात? यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1 प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 10 प्रिंट होगा। समझ आई बात? क्योंकि हम वैल्यूज डिफरेंटली पास कर रहे हैं। और तीसरा देख लेते हैं, सैंपल के। सैंपल क्या है? क्लास का नेम है। के क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर तीन वैल्यूज को पास कर रहे हैं। ठीक है, 100, 200, 300। ओके, तीनों वैल्यूज कहाँ पे है? कौन सा कंस्ट्रक्टर में होगा? एक सैंपल के, यानी क्लास नेम सैंपल है और ऑब्जेक्ट के है, और उसके अंदर हमने तीन वैल्यूज पास कर चुके हैं। ठीक है, और तीनों वैल्यूज
P1 Q1 और 1 में ही जाएंगे, तीसरे कंस्ट्रक्टर में ही जाएंगे, दूसरा और पहला कंस्ट्रक्टर में नहीं जा सकते। तीन वैल्यूज, क्योंकि हमें सिर्फ A1 में सिर्फ एक ही वैल्यू पास कर सकते हैं। यहाँ पर कोई और आर्ग्यूमेंट दिख रहा है आपको, दो और आर्ग्यूमेंट दिख रहा है हर किसने, यहाँ पर सिर्फ दो ही आर्ग्यूमेंट है, लेकिन हम तीन वैल्यूज पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीन आर्ग्यूमेंट है, तो ऑब्वियसली बात है वो वैल्यूज इस कंस्ट्रक्टर में जाएंगे, तीसरे वाले कंस्ट्रक्टर में जाएंगे। P1 Q1 और R1 के अंदर 100, P1 के अंदर 100, Q1 के अंदर 200, R1 के अंदर 300, ठीक है। और हमने P1 से A को इनिशियलाइज कर चुके हैं, Q1 से B को इनिशियलाइज कर चुके हैं, R1 से C इनिशियलाइज कर चुके हैं। तो P1 के अंदर जो वैल्यू है वो A के अंदर चला जाएगा, Q1 के जो वैल्यू 200 है वो B के अंदर, और R1 की जो वैल्यू 300 है वो C के अंदर चला जाएगा। तो अभी A की वैल्यू क्या है 100, B की वैल्यू 200, C की वैल्यू 300, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, K डॉट शो काउंट, यहाँ पर शो काउंट है, और ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर से शो काउंट फंक्शन को एक्सेस करेंगे। शो काउंट फंक्शन के अंदर क्या किया है हमने, ये फंक्शन है और इसके अंदर स्लैशन हमने किया है, जो कि A वाले AB के बाद थोड़ा सा गैप हो, ठीक है। हमने पहले A को प्रिंट करेंगे, A में वाले में क्या स्टोर हुआ है 100, B के अंदर क्या स्टोर हुआ है 200, C के अंदर क्या स्टोर हुआ है 300। आई बात समझ में। अभी इसको कंपाइल करके देख लेते हैं, 0 एरर्स, रन करके देख लेते हैं। तो हमें आउटपुट क्या आना चाहिए, सबसे पहले जो हमने वैल्यू को पास किया है, सबसे पहले आप देखिए A इनपुट, ये मतलब एक ही, यहाँ पर एक ही प्रिंट हो रहा है, एक ही वैल्यू प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर दो वैल्यू प्रिंट हो रहे हैं और यहाँ पर तीन वैल्यू प्रिंट हो रहे हैं। तो हमें पता है क्या वैल्यू प्रिंट आने वाले, पहले के A के अंदर A1 आ रहा है, और दूसरे AB के अंदर 10 और 20 आ रहा है, और तीसरे ABC के अंदर 100, 200, 300 आ रहा है। चलिए रन करके देख लेते हैं। ये देखिए A is 1, A दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर से A is 10 and B is 20, तीसरे वाले से शो कट से A is 100, B is 200, C is 300। मुझे उम्मीद है आपको ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का मतलब समझ आ चुका होगा। यानी एक प्रोग्राम के अंदर, एक C++ प्रोग्राम के अंदर, एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को बनाने को उसे कहते हैं ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। इस वीडियो में इतना ही है फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो अच्छे से समझ आ चुका हो, आपको ये और हमारा जो टॉपिक है आपको समझ आ चुका हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला ही है। अगर आप हमारे वीडियोस इंग्लिश पे देखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल BCA कीवर्ड इंग्लिश चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर भी जाके ये टॉपिक इंग्लिश में देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर देखेंगे, यानी कंस्ट्रक्टर का चौथा टाइप, फोर्थ टाइप। अभी हम तीन टाइप तो देख चुके हैं, पहले वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दूसरा वाला नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तीसरा वाला ये ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर जो भी हमने देखा, और चौथा वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।